आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित साइंस मैथ से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और चीज़ों को ट्री के साथ भी हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मेन टॉपिक्स जो बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो है प्रकाश। मतलब क्या है कि प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर प्रकाश के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश स्रोत, और कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण, इन सब चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तु के बारे में। देखते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं 9th क्लास में, इसके बारे में पढ़े हैं, पदार्थ के बारे में। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो मतलब वस्तु, वैसे वस्तु हैं जिनसे जो है प्रकाश का क्या उत्सर्जन होना है, नहीं होना है, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। फिर कौन से पदार्थ है जिससे प्रकाश का आवागमन होता है, कौन से प्रकाश जो है अपने कौन सा पदार्थ जो अपने अंदर से प्रकाश को आने देता है, जाने देता है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे कि जो होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। फिर देखेंगे कि पारभासी, है ना, पारभासी वस्तुएं या पारभासी पदार्थ हो गया। फिर हम लोग बोल सकते हैं पारदर्शी, है ना, पारदर्शी पदार्थ। और इसी में हम लोग का आता है अपारदर्शी, क्या, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। इन सब का जानकारी जो है, वैसे ये सब हम लोग और भी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में, 7th में भी इसका नाम सुन चुके हैं। इस बार हम लोग का एक टॉपिक आने वाला है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्रकीर्णन क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, कहाँ कैसे, किसके बारे में, क्या, सब चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्रकीर्णन के बाद जो हम लोग का टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है किरण। किरण से संबंधित हम लोग बात करेंगे। किरण के बाद होता है किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी किरण पुंज के प्रकारों की भी हम लोग बात करेंगे। किरण पुंज के प्रकारों की भी बात हम लोग करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन प्रकार होते हैं, कैसे उनको पहचानेंगे कि हाँ भाई किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, फिर उन लोग को हम ट्रिक से भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का है प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, ये नहीं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते वो नहीं, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ पद वगैरह दिया गया है, जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये सब चीज़ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के
नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में फिर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पद में हम लोग जान रहे हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, यानी प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम कौन कौन से नियम होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें के साथ क्या होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक समतल दर्पण है और उस पर प्रकाश की किरण को लंबवत डाल दिया जाता है तो क्या होता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक समतल दर्पण है तो उसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है ना। अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, उसमें किस तरह से जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, उन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। उसका एक किरण आरेख भी हम लोग खींचने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम लोग टॉपिक आता है वो है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे कि समतल दर्पण में अगर मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या है, मतलब किस टाइप का प्रतिबिंब उसमें बनने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग बातें हैं प्रतिबिंब किसे कहेंगे। ठीक है, फिर प्रतिबिंब के प्रकार की फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है अगला वो है गोलीय दर्पण एवं उनके प्रकार के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। पहला जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या है, समतल दर्पण के बारे में है ना, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम लोग का गोलीय दर्पण आता है। क्या आता है, गोलीय दर्पण। हम लोग पढ़ने वाले कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, और उनके कितने प्रकार हैं, उनके प्रकार का नाम क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण के बाद क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में बहुत सारे पद वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें उन सब को भी हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इन सब को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इसका यूज़ बहुत होता है। ठीक है ना। चलिए, फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण का फोकस, है ना। गोलीय दर्पण का फोकस किससे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, उनके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है ना। इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में जो है ना 5 नंबर में पूछ लिया जाता है हर, मतलब अगर देखा जाए तो ये मतलब किसी न किसी साल पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध को दर्शाएं, सत्यापित करें या सिद्ध करें। ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में जो किस तरह से किरण आरेख बनता है। अगर मान लीजिए कि हम फोकस से पास कराएंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो परावर्तित होकर कैसे आएगी, या मान लीजिए हम प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण को अगर हम आपतित करवाते हैं दर्पण के ऊपर, परावर्तित होकर के कैसे आएगी,
या डायरेक्ट हम ध्रुव के दिशा में करवाते हैं तो क्या होता है, वक्ता केंद्र के दिशा में डायरेक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। मतलब गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट की फिर हम लोग बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब। मतलब अवतल दर्पण है तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बस टॉपिक जान लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने, है ना, देखने का तो हम लोग कह सकते दर्पण है, उसके सामने एक ही जगह कहीं रख देंगे नहीं। जब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा कि अवतल दर्पण के सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं और अलग अलग जगह पे रखने पे प्रतिबिंब जो होते हैं अलग अलग तरीका से बनते हैं, उनकी प्रकृति अलग होती है, उनका आकार अलग होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग बात करने वाले हैं और ये बहुत बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये दोनों हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खूब ये दोनों टॉपिक से तो लगभग ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें बच्चे फंसते भी हैं। अगला हम लोग पढ़ने वाले अवतल दर्पण का उपयोग, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी खूब पूछा जाता है ना। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी रहता है कि मान लीजिए किसी जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक जो है पलट करके देख सकते हैं किसी न किसी साल कि जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है ना। तो उसके साथ क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है क्यों, मतलब हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। अगला टॉपिक जो हम लोग का आने वाला है वो क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना। जैसे अवतल दर्पण के सामने हम कहीं विभिन्न दूरियों पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, वैसे हम लोग क्या करेंगे उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे बनेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे, क्यों करते हैं, इन सब के बारे में भी। जैसे क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। ये तो पूछा ही जाता है और इसके साथ पूछता है कि क्यों, मतलब गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि इसके जगह पे अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग कर दें तो क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। इन सब के बारे में फिर हम आपको बताने वाले हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दर्पण सूत्र आएगा और फिर आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और एक बात और देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लेते हैं ना उसका 80% जो है सेकेंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है ना। हम आगे चल करके आप लोगों को पढ़ाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन खत्म होने के साथ ही आपको हम पढ़ाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन में मिलने वाले हैं। अगर जो बच्चे ढंग से पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को तो उसके लिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना समझिए ये चुटकी का खेल है ना। मतलब 50 से 60 70 80% तक लगभग उसका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। चलिए दोस्तों, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।